Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you all will be very fine and in best of your health to have the next concept that is pertaining to mutation. लेक्चर का आगाज़ करते हैं निहायत खूबसूरत दुआ के साथ, रब्बे ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि आप लोगों को हमने एक उर्दू का पैराग्राफ दे दिया है और आपसे ये कहा जाए कि आप इसको किसी आसान ज़बान में लिख दें या आप लोग इसका किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दें, तो डेफिनेटली आप लोगों से क्या होंगी? गलतियां होंगी। ये गलतियां ग्रामेटिकल भी हो सकती हैं और लिंगुअल या लिंग्विस्टिक्स की गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कुदरत में बहुत कम होता है। अगर मैं आप लोगों के सेल्स का नंबर बोलूं तो ये 64 ट्रिलियन सेल्स तक आप लोगों की बॉडी में हो सकते हैं, लेकिन ये सारे सेल्स मिलके आप लोगों का वजूद बना रहे हैं। इस पूरे वजूद में हमारे पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट है। इस डीएनए में गलती हो सकती है और होती है। अगर कोई गलती होती है तो उस गलती को कोई नाम भी होगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट म्यूटेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है म्यूटेशन। क्या होती है म्यूटेशन, इसकी अकरेंस कैसे कैसे होती है, इसकी कितनी टाइप्स हो सकती हैं और इनके इवेंचुअल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती हैं, इन सारी बातों की वजह से हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 20 का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? म्यूटेशन। तो डिस्कस किया था मैंने आप लोगों से कि जो हमारा डीएनए है, इट इज़ अ वेरी मैमथ मॉलिक्यूल। जब हम बात करते हैं मैमथ की, इसका मतलब है कि ये बहुत ही कोई बड़ा मॉलिक्यूल है। ठीक है, इट इज़ अ मैमथ मॉलिक्यूल। और अगर मैं एक एडल्ट इंडिविजुअल, और जब मैं किसी एडल्ट इंडिविजुअल की बात करता हूँ उसका मतलब ये है कि हम किसी 5 फुट 8 इंच वाले बंदे की बात करें जिसका वेट आइडियल मीन 72 kg। अगर मैं इस बंदे का सारा डीएनए निकालूं और उसे एंड टू एंड जोड़ना शुरू कर दूं, तो आपको पता है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये कितना बड़ा अमाउंट ऑफ डीएनए बनेगी। तो आंसर है, आप जमीन से सफर शुरू करें टुवर्ड्स जुपिटर, तो आप जमीन से जुपिटर तक का जितना फासला है उससे 60 टाइम्स बड़ा क्या बना सकते हैं? एक पाथ बना सकते हैं जिसके ऊपर चल के आप जुपिटर को क्रॉस कर सकते हैं। तो इतने बड़े मॉलिक्यूल के अंदर डेफिनेटली क्या हो सकता है? कोई ना कोई चेंज आ सकती है। पढ़े लिखे बच्चे हैं आप लोग, ठीक है। वो चेंज कब हो सकती है? वो चेंज आ सकती है एट द लेवल ऑफ रेप्लिकेशन, और फिर चेंज आ सकती है एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और या फिर चेंज आ सकती है एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन। राइट, इसी पर्टिकुलर चेंज का नाम मेरे पास क्या है? म्यूटेशन। तो आप अगर इसको डिफाइन करना चाहते हो तो इट इज वेरी इजी। अ टाइनी चेंज in the DNA or RNA leading to a malformed protein is called as what? Mutation. तो चेंज खा डीएनए में आए या आरएनए में आए, क्या बोला है मैंने? खा चेंज हमारे डीएनए में आ रही हो या चेंज हमारे आरएनए में आ रही हो, लेकिन अगर इसकी वजह से हमारी प्रोटीन खराब बन रही हो तो हम उसे म्यूटेशन का नाम देते हैं। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि हमारी प्रोटीन डीएनए या आरएनए में खराबी के बावजूद सही बन रही होती है। उस किस्म की म्यूटेशन को हम साइलेंट म्यूटेशन बोलते हैं, और हम उसे बोलते हैं नॉन सिग्निफिकेंट म्यूटेशन। राइट, तो देखते हैं कि म्यूटेशन कहाँ कहाँ हो सकती है। तो आंसर इज
कि म्यूटेशन हो सकती है, जैसे मैंने लिखा, मे बी एट द लेवल ऑफ रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन के लेवल पे हो सकती है कि जब हमने डीएनए से डीएनए की कॉपी बनाई उस वक्त हो गया, या फिर जब मैंने डीएनए से आरएनए बनवाया, प्रोसेस का नाम क्या था, ट्रांसक्रिप्शन, तो इन दो लेवल्स के ऊपर एरर्स हो सकते हैं। आपको याद है कि मैंने रोस्ट्रम पे आपसे बात कही थी कि जब हम ज़बान को चेंज करते हैं या अल्फाज का इंतखाब करते हैं उसको आसान बनाने के लिए, मुश्किल बनाने के लिए, तो उसमें एरर्स आ सकती। एरर ह्यूमन बॉडी में किस लेवल पर हो सकती है? तो आंसर आता है कि पहली बात है कि एरर आ सकता है एट सोमैटिक लेवल। जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ सोमैटिक लेवल, तो इसका मतलब होता है कि हम लोग बंदे के बॉडी की बात कर रहे हैं, उसके वेजिटेटिव पार्ट की बात कर रहे हैं, या हम लोग उसके नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द बॉडी की बात करें। अगर कोई चेंज इस लेवल पर आई तो फिर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? यस, कि ये वाली चेंज नॉर्मल बॉडी सेल्स में आएगी, और चूंकि नॉर्मल बॉडी सेल्स नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होते, तो फिर ये जनरेशन विल नॉट पास ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन, विल नॉट पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और हर वो चीज़ जो नेक्स्ट जनरेशन में अपीयर नहीं होती, इट डू नॉट हैव एनी रोल इन एवोल्यूशन। तो इसका मतलब ये होगा कि सोमैटिक चेंजेस डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन। देखते हैं कि दूसरी किस्म की म्यूटेशन कौन सी होती है। पहली कौन सी थी? सोमैटिक। दूसरी देखते हैं म्यूटेशन किस तरह की हो सकती है। इसके लिए हमें मूव करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड पर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, पार्ट बी में हम देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज गैमेटिक म्यूटेशन। Whenever you term the use gametic mutation, इसका मतलब है म्यूटेशन टेकिंग प्लेस इन सेक्स सेल्स, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं स्पर्म की या एग की। तो अगर कोई चेंज स्पर्म में या एग में आ रही होगी तो हम उसे बोलेंगे एक गैमेटिक म्यूटेशन। तो इसका मतलब ये है कि इट विल टेक्स प्लेस इन सेक्स सेल्स, राइट। और अगर किसी सेक्स सेल में चेंज आ गई है तो इट विल डेफिनेटली पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये नेक्स्ट जनरेशन में डेफिनेटली पास होगी, बिकॉज कि दीज पर्टिकुलर सेल्स दे आर एक्टिंग एज अ व्हीकल्स टू ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और आपको बात पता है कि अगर इंफॉर्मेशन आगे जाएगी तो डेफिनेटली विल लीड टू जेनेटिक वेरिएशन। तो इससे हमारे पास जेनेटिक वेरिएशंस आएंगी, और आपको पता है कि जेनेटिक वेरिएशंस ही एवोल्यूशन का रॉ मटेरियल है। इट इज एवोल्यूशनरी रॉ मटेरियल। तो ऐसी म्यूटेशन जो हमारे गैमेट्स में होती है, यही बेसिकली एवोल्यूशन का रॉ मटेरियल है। इसी की वजह से वैरायटीज पैदा होती हैं। उनमें से बाज़ वैरायटीज बड़ी सुपरफिट होती हैं और बाज़ वैरायटीज क्या होती हैं? डिस्टर्बिंग होती हैं। सुपरफिट की बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या था? आपको याद होगा हमने बोला था कि हमारे पास ओवर डोमिनेंस भी हो सकती। तो ओवर डोमिनेंस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ सम गुड म्यूटेशंस। यूजुअली म्यूटेशंस आर नॉट गुड, दे आर नॉट फ्रेंडली, लेकिन बहुत ऐसी म्यूटेशंस होती हैं जो हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है, राइट। अब हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स कि हम म्यूटेशन को क्लासिफाई करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम म्यूटेशंस को दो टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल एबिरेशंस। क्रोमोसोमल एबिरेशंस, इसका क्या मतलब है कि हमारे क्रोमोसोम के नंबर में या क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट लोसाई में कोई ना कोई चेंज आ गई है, तो इसे हम बोलते हैं क्रोमोसोमल एबिरेशन। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ना तो क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो और ना ही क्रोमोसोम के लॉकस में या लोसाई में कोई सिग्निफिकेंट चेंज आए, बल्कि एक छोटे से नाइट्रोजनस बेस के अंदर कोई चेंज आ जाए, तो हम उसे बोलते हैं क्या? पॉइंट म्यूटेशन। तो हमारे पास
दो किस्म की म्यूटेशंस हो गई. One of them is called as chromosomal aberrations. Those are called as the mega structures, mega mutations. और point mutations are also called as the micro mutations. आइए हम सबसे पहले क्रोमोसोमल एबरेशन को डिटेल में स्टडी करते हैं. तो क्रोमोसोमल एबरेशन की जहाँ तक माय डियर स्टूडेंट्स बात है, तो सबसे पहली बात क्या हो सकती है कि दीज आर मेगा म्यूटेशंस. ये बड़ी बड़ी म्यूटेशंस. व्हेनेवर वी यूज द टर्म मेगा, इससे मतलब है बड़ी. तो यू कैन सी, यू कैन काउंट द नंबर, यू कैन काउंट द लोसी एंड फाइंड इट वेरी इजीली. तो ये कहलाती है मेरे पास मेगा म्यूटेशन. और इस पर्टिकुलर मेगा म्यूटेशन को अगर देखा जाए तो ये किस लेवल पे हो सकती हैं? जैसे मैंने बोला कि ये क्रोमोसोमल नंबर के लेवल भी हो सकती हैं, या ये क्रोमोसोमल लोसाई के लेवल पर हो सकती है. C stands for chromosomal, not for chapter, it is for chromosomal, right? तो क्रोमोसोमल नंबर चेंज हो सकता है और क्रोमोसोमल लोसाई चेंज हो सकती हैं. पहले हम क्या करेंगे कि हम क्रोमोसोमल नंबर में आने वाले चेंजेस को देखते हैं. तो यू नो वेरी वेल कि आप लोग अगर अपनी बुक का पेज 159 खोल के देखें जो अपकमिंग चैप्टर्स में आ रहा है, तो आपको नजर आएगा कि हम क्रोमोसोम के नॉर्मल टू एन नंबर में इजाफा भी देख सकते हैं और कभी भी देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप लोग बात करते हो किसकी, डाउन सिंड्रोम की, डाउन सिंड्रोम, तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली इट इज 2n+1, यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आप नॉर्मल इंडिविजुअल्स की तरह से 46 नहीं है, बल्कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 है. तो ये जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है जो किसी के साथ पेयर अप नहीं हो रहा, इसके बारे में मैं अगर आप सा यूज करूँ टर्म कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे. एक छोटे तवे आमतौर पे ऐसे ही होता था कि अगर हमारी टर्न नहीं आई तो हम दरमियान में ही गेम को तोड़ने की या उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे. तो इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का ताल्लुक भी किसी ऐसे ही शैतान से बच्चे की तरह से होता है कि जो पेयर अप नहीं हुआ तो ये बाकी क्रोमोसोम या उसकी एक्टिविटीज को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है. अगर जो मेरे पास सिंड्रोम दैट इज कॉल्ड एज क्लाइनेफेल्टर्स सिंड्रोम, सेम थिंग, राइट माय डियर स्टूडेंट्स. तो ये जो मेरे पास क्लाइनेफेल्टर्स सिंड्रोम है, इसके अंदर भी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, 2n+1. इसके अंदर भी एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं. आपको ये बात भी याद है कि सिंड्रोम हम किसे बोलते हैं, एक ऐसा कैस्केड ऑफ डिसऑर्डर जो कि किसी इंसान की बॉडी में एक एबनॉर्मेलिटी की वजह से शुरू होती है. यानी कि एबनॉर्मेलिटी तो मेरे पास सिर्फ एक है, लेकिन वो एबनॉर्मेलिटी इतनी बड़ी है कि उसकी वजह से आइंदा आने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन की ओवरऑल अपीयरेंस ये ऑल टुगेदर चेंज हो जाती है. फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि ये वाला इंडिविजुअल फिजिकली रिटार्डेड हो, इसका ग्रोथ रेट अरेस्टेड हो, इसकी मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड हो, यानी कि जिस लिहाज से एज के लिहाज से जितना इसका दिमाग बढ़ाना चाहिए था उतना बड़ा ना हो, राइट. ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास सेक्स ऑर्गन हो ही ना. मुमकिन है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को देखा जाए तो इसकी जो नेक है वो वेब्ड हो, इसकी उंगलियां छोटी रह जाती हों. तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें सिंड्रोम के अंदर नज़र आती हैं. बेसिक कॉज क्या है, सिर्फ एक या दो क्रोमोसोम नंबर का ज़्यादा हो जाना या कम हो जाना, लेकिन उसके बाद जो लड़ी शुरू होती है एबनॉर्मल रिएक्शन की, वो इसे ग्रुप ऑफ एक्यूमुलेटेड सिम्टम्स बना देती है, और उस ग्रुप ऑफ एक्यूमुलेटेड सिम्टम्स को हम नाम के देते हैं सिंड्रोम का, राइट. तो फिर आ जाता है मेरे पास माय डियर स्टूडेंट्स टर्नर्स सिंड्रोम. टर्नर्स सिंड्रोम, राइट. देन इट इज अगेन द सेम थिंग, 2n+1. यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी 47 है. इट शुड बी 46, लेकिन होने चाहिए हो कितना गया, 47. And then we see another very very important syndrome that is called as Patau's syndrome. Right, it is again 2n+1. ये भी वही है, अभी 2n+1 ही चल रहा है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी कितने हो गए हैं, 47 हो गए. Then we see the next syndrome, black, that is called as the Edwards syndrome.
Edwards syndrome. It is again 2n+1. यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी कितने हो गए? 47 हो गए. Then we see the next color, that is blue one, that is called as the metafemale. That is called as a metafemale. It is again 2n+1 and it has got one extra chromosome or sometime 2 extra chromosomes. And last we have seen, we can find as a Jacobson's syndrome. Jacobson's syndrome. It is again 2n+1 और इसमें जो सिंड्रोम, जो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, दैट इज ऑफ वेरी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस, हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि यहाँ पे वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है. तो इनके एक एक क्रोमोसोम के सिर्फ ज़्यादा या कम हो जाने की वजह से आपने देखा कि यहाँ पे बड़ी सिग्निफिकेंट चेंज आती है और इसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म बिल्कुल मेंटली, फिजिकली एंड सेक्सुअली क्या होते हैं? रिटार्डेड होते हैं. नाउ वी वांट टू सी कि अगर ये क्रोमोसोम के पूरे फिगर में चेंज नहीं आ रही तो फिर क्रोमोसोम के अपने अंदर लोसाई के पोजीशन पे कैसी चेंज आ सकती है. तो उसके लिए वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड. लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स. अब हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम के फ्रेगमेंट की, यानी कि लुक एट दिस. ऐसा हो सकता है कि ये मेरे पास एक क्रोमोसोम हो, दिस इज अ क्रोमोसोम. इस क्रोमोसोम के अंदर फर्ज कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर 4 लाइंस हैं. तो ऐसा हो सकता है कि अब इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम में 4 की बजाय 5 लाइंस हो जाए, 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे ये वाली लाइन की एक एक्स्ट्रा कॉपी मौजूद है. इस पर्टिकुलर एबनॉर्मेलिटी को हम नाम देते हैं एडिशन, राइट. इस एडिशन की वजह से वो वाला एंजाइम जो यहाँ से बनना चाहिए था वो मुमकिन है डबल अमाउंट में बन रहा हो और इसकी डबल अमाउंट में बनना इंसान के लिए या उसके फंक्शंस के लिए क्या हो जाए? खतरनाक हो जाए. ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम के अंदर से ये लाइन गायब हो जाए. अगर ये लाइन गायब हो गई माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसके रिजल्ट में फिर यहाँ पे लाइंस 4 की बजाय कितनी रह जाएंगी स्टूडेंट्स? 3 रह जाएंगी, 1 2 एंड 3. लुक एट दिस कि ये जो लाइन है फोर्थ वन, दिस वन, इट इज नॉट प्रेजेंट ओवर हियर. ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. और अगर एक लाइन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो इस पर्टिकुलर एबनॉर्मेलिटी को हम बोलते हैं नाम क्या? डिलीशन. के यहाँ पे मेरा ख्याल है आप में से हर एक बंदा टैब और लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स एंड देन योर एंड्रॉयड फोन्स, उसमें टर्म यूज होता है डिलीट कर देना, मीन की चीज़ को रिमूव कर देना. तो डिलीशन इज समथिंग that is known as the loss of a loci or loss of a gene from the chromosome. तो इसे हम क्या बोलते हैं? डिलीशन. फिर हमारे पास कहलाती है हमारे स्टूडेंट्स इन्वर्शन. इन्वर्शन का मतलब क्या होता है कि मेरे पास कोई जीन था, वो पलट के लग गया. फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक जीन थी ए और एक जीन थी मेरे पास बी, एक जीन थी मेरे पास सी और एक जीन थी मेरे पास डी फॉर एग्जाम्पल. तो ये सेगमेंट उलट के लग जाए अगर, तो रिजल्ट भी मैसेज बन जाएगा ACBD, राइट. तो यहाँ पे इन्वर्ट हो गया है लोकस, या आप एक से काम और भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रीअरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम. कि मुमकिन है क्रोमोसोम के सेगमेंट बदले तो नहीं, लेकिन या उनमें से कोई कमी ना हो या उसमें कोई एडिशन ना हो, बल्कि सिर्फ वो पलट के लग जाए. तो अगर ऐसा हो तो हम इसे इन्वर्शन या हम लोग इसे रीअरेंजमेंट का नाम देते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम. तो ये पॉसिबिलिटीज आप लोगों की बुक के लास्ट पेज के ऊपर गिवन है, आप इसे गौर से ध्यान से देखिएगा. और आप लोगों ने ये डायग्राम कॉन्सेप्चुअल समझने में तो आसान है, लेकिन अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको वही डायग्राम बनानी है, सीखनी है, जो कि आप लोगों की बुक के लास्ट पेज पे मौजूद है और आपको इस पिक्चर में नजर भी आ रही है. तो लुक एट दिस. ये आपका पहला पॉइंट है जहां पे आप लोगों को नॉर्मल जी नजर आ रहा है. दूसरे पॉइंट पे आप देखिए आपको यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा कॉपी नजर आ रही है.
नेक्स्ट वाले में आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन डिलीटेड फॉर्म में नजर आ रही है और लास्ट वाली इंफॉर्मेशन में आप लोगों को चीज़ें रीअरेंज करके लिखी हुई नजर आ रही। तो आपने यही डायग्राम बनानी है, इसी की प्रैक्टिस करनी है और इसे अपने ब्यूटीफुल आंसर या स्क्रिप्ट का हिस्सा जरूर बनाना है। Now we want to see the last concept and last concept is known as the point mutation. Point mutation से मुराद मेरे पास क्या है? एक मेरे पास क्या हो, नाइट्रोजनस बेस। इस वक्त हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजनस बेस की। तो जब हमारे पास एक नाइट्रोजनस बेस क्या हो जाए मेरे पास स्टूडेंट्स, वो रिप्लेस हो जाए या उसका सीक्वेंस चेंज हो जाए, राइट। और उसकी वजह से बनने वाली प्रोटीन कैसी हो, एबनॉर्मल, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। अब ये नाइट्रोजनस बेस भी हो सकती हैं और बेसिस भी हो सकती है, मींस कि एक या दो भी हो सकती। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपने पढ़ रखा है कि आपको याद होगा मैंने को बताया था कि आउट ऑफ 574 अमाइनो एसिड सिर्फ अगर एक अमाइनो एसिड खराब हो जाए, उसकी बेस पर भी आपको याद होगा कि सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड खराब हो गया था, तो वहां पे CTT की बजाय CAT आ गया था, राइट। अगर मेरे पास CTT जेनेटिक इंफॉर्मेशन है तो हमारे पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनती है, लेकिन अगर 574 अमाइनो एसिड में से सिर्फ एक अमाइनो एसिड खराब हो जाए तो क्या होगा मेरे स्टूडेंट्स कि हमारी हीमोग्लोबिन की बीटा चेन खराब बनती है, जिसकी वजह से फोल्डिंग ऑफ द मॉलिक्यूल सही नहीं हो पाती और उसकी वजह से हमारे सारे के सारे हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर तबाह हो जाती है और उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत हद तक रिड्यूस हो सकती है। तो ये है हमारे पास सिग्निफिकेंस एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस की। तो सिंगल नाइट्रोजनस बेस भी काम खराब कर सकती है और एक से ज्यादा नाइट्रोजनस बेसिस भी तबाही फैला सकती है हमारी बॉडी के अंदर। इन पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेसिस को चेंज करने में बेसिकली हमारी केमिकल बेसिस का ही हाथ होता है। जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आप लोग सिकल सेल एनीमिया की बात करें, सिकल सेल एनीमिया की बात करें, तो उसमें आपको याद होगा कि हमारे पास एक अल्फा चेन थी और फिर दूसरी अल्फा चेन थी, राइट। और मेरे पास एक बीटा चेन थी और फिर दूसरी बीटा चेन थी। नॉर्मल हीमोग्लोबिन से अगर मैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन को कंपेयर करूं तो ये पहली दो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, और जो फोर्थ है इसमें भी कोई मसला नहीं है। Problem is lying at the sixth amino acid. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This one. Right? इस सिक्स्थ अमाइनो एसिड को होना चाहिए था क्या? ग्लूटामीन, राइट। क्या होना चाहिए था? ग्लूटामीन होना चाहिए था, और ये रिप्लेस हो जाती है विद एन एबनॉर्मल अमाइनो एसिड दैट इज कॉल्ड एज द वैलिन, राइट। ग्लूटामीन को कॉल करने के लिए जो मेरे पास नॉर्मल ट्रिपलेट कोड था वो क्या था? CTT। लेकिन अगर म्यूटेशन होती है इसके सेकंड किसके ऊपर? न्यूक्लियोटाइड के ऊपर, तो उसके रिजल्ट में जो ऑल्टर्ड जेनेटिक कोड बनता है इट इज कॉल्ड एज CAT। तो एबनॉर्मैलिटी इज लाइंग at the second nitrogenous base, right। तो इससे बनने वाला मैसेंजर RNA भी खराब होगा और इसको देखकर कोरेस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड लेके आने वाला ट्रांसफर RNA भी बदल जाएगा। तो बजाय इसके कि वो ला के देता मुझे ग्लूटामीन, वो मुझे ला के देगा अब क्या? वैलिन, और उसके रिजल्ट में मेरे पास क्या होगा? फोल्डिंग खराब होगी और उसकी वजह से मेरी सारी की सारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये थी हमारे पास कुछ केमिकल बेसिस जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। नाउ वी वांट टू सी
कि इस पर्टिकुलर केमिकल बेस को ख़राब करने वाली कौन कौन सी फोर्सेस हो सकती हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड। लुक एट दिस कॉजेज ऑफ म्यूटेशन। चाहे वो मेरे पास एक मैक्रो म्यूटेशन है या वो मेरे पास एक माइक्रो या पॉइंट म्यूटेशन है, उसकी कॉजेटिव एजेंट क्या कहलाती है? म्यूटाजेंस, राइट? A substance or a powerful molecule or a powerful ray that has the ability to cause damage to the DNA is called as mutagen. तो हम इस पर्टिकुलर म्यूटाजेन को दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज रेडिएशन, अदर वन इज कॉल्ड एज अ केमिकल। देखना ये है कि रेडिएशन किस किस्म की हैं जो मेरे डीएनए को डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो उसमें जो पहली force that is called as the X-rays, that is called as the X-rays. X-rays are very very powerful radiations जो कि डायरेक्टली मेरे डीएनए को डैमेज कर सकती हैं। तो उस पर्पस के लिए आप देखा होगा आप लोगों ने कि हम जब भी किसी एक प्रेग्नेंट वुमन का एक्सरे करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर एरिया जिसे हम वोम ऑफ मदर कहते हैं, हम उसके ऊपर लेड शीट लगाते हैं और लेड शीट लगाने के बाद एक्सरे करते हैं अगर ये बहुत ज़्यादा इनएविटेबल हो जाए। अदरवाइज हम नॉर्मल एक्सरे को प्रेफर ही नहीं कर रहे होते, बिकॉज के दीज पर्टिकुलर एक्सरेज दे कैन डैमेज द डीएनए ऑफ द डेवलपिंग बेबी दैट इज़ वेरी मच फ्रेजाइल, एक्चुअली दैट इज़ वेरी मच ओपन and is actively engaged in the process of replication and transcription, so the chances of errors are maximum. So to minimize these errors, we always place a, you can say, lead shield at the womb, right? फिर हम देखते हैं कि दूसरे टाइप की जो रेडिएशन होती हैं, those are called as the UV radiation, UV radiation, right? तो जो UV रेडिएशंस हैं वो बेसिकली किस मैकेनिज्म के तहत काम करती हैं? तो इसका आंसर मेरे पास यह है कि हमारे पास डीएनए में डिफरेंट किस्म के थाइमीन डाइमर्स होते हैं। ये वाली यूवी रेडिएशंस उन थाइमीन डाइमर्स को ब्रेक कर देती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डीएनए का रिपेयर रेट कम हो जाता है और म्यूटेशन का रेट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि इट डिसरप्ट दीज पर्टिकुलर रेडिएशन, दे डिसरप्ट व्हाट थाइमीन डाइमर्स, ये उनको ख़राब कर देती है। इस पर्टिकुलर चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए लुक एट दिस इमेज, राइट? नाउ वी वांट टू सी द नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज कॉल्ड एज अ केमिकल म्यूटाजेंस। और ये जो मेरे पास केमिकल म्यूटाजेंस हैं ये यूजुअली दो ओरिजिन में दो हो सकते हैं। नंबर वन, इंडस्ट्रीज़, कि हमारी जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं दे कैन कॉज वेरी सीवियर डैमेज टू द एनवायरनमेंट। और जाहिर है अगर मैं इस इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट से इरिगेटेड सब्जियां खाऊंगा तो जाहिर है वो वाले म्यूटाजेंस ये हमारी बॉडी के अंदर भी ट्रैवल करेंगे। और एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं बायोएक्यूमुलेशन, यानी कि वो चीज़ जो फूड के ट्रॉफिक लेवल पे या इनिशियल ट्रॉफिक लेवल के ऊपर कम है वो आहिस्ता आहिस्ता अपहिल मींस सेकेंड ट्रॉफिक लेवल T2 पे और ज़्यादा हो जाएगी, T3 पे और ज़्यादा हो जाएगी। जब बहुत इंसान पे पहुंचेगी तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हद तक ज़्यादा हो चुकी होगी। तो वो बीज जो इंसान ने खुद बोया था उसके कांटों को इंसान को ही मैक्सिमम फेस करना पड़ता है। सो व्हाट इज़ द मोस्ट इसेंशियल थिंग कि अगर हम किसी भी इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट को एक्सक्रीट आउट करना चाहते हैं तो ट्राई टू एटलीस्ट डाइल्यूट दीज पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स so that the top trophic level sufferer means human being may be the least effective. अब हम देखते हैं दूसरा क्या हो सकता है। हमारी मॉडर्न सोसाइटीज़, जो हमारी मॉडर्न सोसाइटीज़ होती हैं ये क्या करती हैं कि ये भी अजीबोगरीब किस्म के केमिकल्स हमारी यू कैन से वाटर बॉडीज़ में और हमारी सॉइल में शामिल कर देती हैं। और इवेंचुअली आज आप जो करते हो कुछ दिनों के बाद आपको उसकी बाज़ गश्त मीन्स उसकी एको खुद ही सुननी पड़ती है। तो इफ़ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग टू योर एनवायरनमेंट, इफ़ यू आर नॉट फेसिंग इट, योर अपकमिंग जनरेशंस विल फेस द कॉन्सिक्वेंस। सो लव योर एनवायरनमेंट, उसके अंदर ऐसी चीज़ों को मत झोंक दो, मत डाल दो जो तुम्हारी आइंदा वाली नस्लों के लिए जहर का काम कर सकती। एग्जाम्पल्स
जैसे डिस्कस किया बर्डेल के साथ, सिकल सेल एनीमिया आप लोगों के साथ डिस्कस हुआ है। देन फिनाइल कीटोयूरिया एक और डिसऑर्डर है। इसके अलावा थैलेसीमिया आप लोगों ने पढ़ रखा है, और इसके अलावा भी आपने बहुत सी ऐसी डिजीजेस पढ़ी हैं जिसकी कॉज म्यूटेशन है, फॉर एग्जांपल एल्बिनिज्म। फिर आप लोगों ने एल्केप्टोनूरिया। तो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिसऑर्डर्स जिसके पीछे बेसिकली हमारे डीएनए की एब्नॉर्मेलिटी ही होती है या हमारे आरएनए की एब्नॉर्मेलिटी होती है। मींस you can say error may be at the level of replication, or error may be at the level of transcription, और lastly errors may be at the level of translation। ये पूरे का पूरा चैप्टर इसी सेंट्रल डॉगमा के गिर्द ही घूमता रहा है। तो इनमें से किसी लेवल में भी एरर आएगा तो नतीजा किसको भुगतना पड़ेगा? जाहिर है हमें या हमारी आने वाली नस्लों को। तो फिनाइल कीटोयूरिया में बेसिकली क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि यहां पे एक एंजाइम नहीं बन रहा होता, ठीक है। एंजाइम का नाम मेरे पास क्या है? फिनाइल एलानीन डिहाइड्रोजिनेस। यानी कि इस पर्टिकुलर एंजाइम को बनाने वाली जीन के अंदर जब एब्नॉर्मेलिटी आएगी तो फिर मेरी बॉडी में बनने वाला फिनाइल एलानीन डिहाइड्रोजिनेशन का शिकार नहीं होगा, बल्कि वो फिनाइल एलानीन ही मेरी बॉडी में रहेगा। और अगर फिनाइल एलानीन मेरी बॉडी में रहता है तो इट विल बिगिन टू एक्यूमुलेट इन माय ब्लड, और अगर ये मेरे ब्लड में एक्यूमुलेट होता है तो जाहिर है इसकी वजह से मेरी मेंटल रिटार्डेशन और मेरी फिजिकल रिटार्डेशन हो सकती है। तो यही सारा टॉपिक था रिगार्डिंग द म्यूटेशन। तो आपको इस सारी डिबेट के बाद जो बात कंक्लूड होती हुई नजर आ रही है वो ये है कि इस घर को आग लगी घर के चिराग से। बेसिकली इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इंसान के अपने आमाल, उसकी अपनी यू कैन से एक्टिविटीज। हमारे लिए एनिमल्स खतरा नहीं है, हमारे लिए हमारी अपनी एक्टिविटीज खतरा हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे केमिकल्स झोंक रही हैं जो डेफिनेटली आने वाली नस्लों के डीएनए में तबाही फैला सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी हद तक हाथ हमारे रिसर्चर्स का भी होता है, जो कि रिसर्च के दौरान में इस्तेमाल होने वाले डिफरेंट हैजर्डस सब्सटेंसेस को भी वाटर बॉडीज़ में ब्लाइंडली स्पिल आउट कर देते हैं। अल्लाह ताला हमें इन तमाम खराफात से महफूज रखे, और हम जब इस लेवल पर पहुँचे कि हम इंसान की खिदमत कर सकें, हमें अपना बेस्ट देने की मदद फरमाए। यही दुआ के साथ मैं चाहता हूँ आप लोगों से इजाज़त, और आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में एक नेक्स्ट यू कैन से नई दुनिया, नए होराइजन के साथ। टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स। हमेशा बोलता हूँ जब दुआ करें हमें भी दुआ में याद रखिएगा। आई वॉन्ट टू से यू